दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पीएचडी का जितना भी प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा गाइड कर दूंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताए हैं वो सारे 5 स्टेप जिनको कंप्लीट करने के बाद आप पीएचडी का सबमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक सीरीज है जो मैं लॉन्च कर रही हूँ आप सबके लिए, उन सबके लिए जो कि जानना चाहते हैं कि हम पीएचडी का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से करें। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो नंबर 1 देख लें, जिसमें मैंने वो 5 स्टेप्स बताए हैं टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर द पीएचडी डिग्री। उसमें मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द स्टेप्स जो कि बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, हाउ टू राइट योर रिसर्च प्रपोजल। ये वीडियो पर्टिकुलरली इस एक टॉपिक के ऊपर फोकस करेगी, लेकिन आपने इस तमाम प्रोसेस को किस तरह से समझना है उसके लिए आपने मेरी तमाम वीडियोस को देखना है। मैं वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालती चली जाऊंगी ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस फॉलो करते चले जाएं और किसी भी चीज को मिस ना करें। My name is Dr. Shmaila Iram. I am a senior lecturer in one of the UK universities. इसके अलावा I am a program leader of MSc Data Analytics. चले जनाब, अब हम चलते हैं how to write a very effective research proposal। अपने 15 इयर्स के एकेडमिक कैरियर में जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग रिसर्च प्रपोजल्स मैंने रिव्यू किए हैं इंटरव्यूज़ के दौरान या अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के दौरान, मैंने उन सब की जो समरी है वो आपके साथ शेयर कर लेनी है। ये वो प्रपोजल्स के सेक्शन थे, ये वो प्रपोजल थे जिन्होंने अपना पीएचडी का स्कॉलरशिप सक्सेसफुली अचीव किया। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इन 10 स्टेप्स को जो कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और एग्जैक्टली इसी पैटर्न से अपना रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको रिसर्च प्रपोजल की वजह से कभी भी रिजेक्शन का वर्ड सुनना नहीं पड़ेगा। ये जो 10 पॉइंट्स है ना भाई, ये आपने प्रिंट करके अपने सारे घर में लगा लेने हैं, अपने बेडरूम में अपने बेड के पास। तो लाजमी सोने से पहले तो आपने इनको एक दफ़ा ज़रूर देख लेना है, क्योंकि ये वो स्टेप्स हैं जिनको आपने, और ये आपको किस तरह से करना है ये मैं भी आपको समझा दूंगी, लेकिन आपने इनको रट्टा लगा लेना है, ठीक है, कि इनमें से कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना। आपको ख्वाब में भी ये स्टेप्स नजर आने चाहिए अगर आपने पीएचडी का स्कॉलरशिप लेना है। तो चलिए जनाब, चलते हैं इन 10 स्टेप्स की तरफ जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सेक्शन नंबर 1, टाइटल ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल। ये क्या होता है? टाइटल क्या होता है? टाइटल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ keywords that describe your research proposal। आपको मेरी स्क्रीन पे अब नजर आ रहा होगा मेरा अपना पीएचडी का थीसिस जो मैंने लिखा था अपनी पीएचडी के दौरान। अगर आप इसके टाइटल को देखें तो ये है अर्ली डिटेक्शन ऑफ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस यूजिंग बायोसिग्नल्स एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। इसमें आपको 4 कीवर्ड्स मिलेंगे। फर्स्ट कीवर्ड अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि मेरा जो काम था वो था अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिमेंशिया या अल्जाइमर या न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन में काम कर रही थी। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीन लर्निंग टेक्निक है वो अप्लाई की थी। किस पर अप्लाई की थी? बायो सिग्नल थे जो कि ईईजी सिग्नल थे और गेट सिग्नल जो वॉकिंग पैटर्न नहीं होते वो वाले सिग्नल से, ठीक है। तो मैंने अपने पूरे थीसिस को, अपनी 4 साल की जो मेहनत थी, 3-4 साल की, उसको मैंने समराइज कर दिया 4 की वर्ड्स के अंदर। अर्ली डिटेक्शन क्या होने जा रहा है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ व्हाट? न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस यूजिंग व्हाट? यूजिंग बायोसिग्नल्स एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। देखिए, अब आपको पूरी एक प्रपोजल की समझ आ गई कि इस प्रपोजल में काम क्या होने जा रहा है। तो आपने जो भी रिसर्च प्रपोजल लिखना है उसका एक बहुत ही इफेक्टिव टाइटल लिखना है जो कि समरी बयान करे, जो कि कीवर्ड्स को बताए जो काम आप प्रपोजल में कर रहे हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि टाइटल जो है वो आप चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जो टाइटल आप शुरू में लिखेंगे हो सकता है एट द एंड ऑफ द प्रपोजल वो 80 to 90% चेंज हो जाए। तो आपने शुरू में लिख जरूर लेना है ताकि आपको एक आपकी थॉट्स स्ट्रीमलाइन हो जाए, लेकिन आप उसको बाद में जब आपका प्रपोजल कंप्लीट हो जाए तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो टाइटल क्या है? कीवर्ड्स ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल। सेक्शन नंबर 2 है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर प्रपोजल। आपने इसमें क्या लिखना है कि अपने सारे प्रपोजल की जो समरी है वो आपने इसमें बता देनी है। आप क्या करने जा रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, इसके अलावा उसके आउटपुट क्या होगी या उसका रिजल्ट क्या होंगे।
चूंकि ये एक प्रपोजल है तो हर चीज़ आपने प्रपोज करनी है, ठीक है। डेफिनेट आंसर आपका यहाँ पर कोई भी नहीं होगा कि यू आर प्लानिंग टू डू दिस 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 इन योर रिसर्च प्रपोजल, तो वो सारा आप एब्स्ट्रैक्ट में लिख देंगे। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल एंड में लिखें, ताकि आप तब तक अपना सारा काम कर चुके होंगे तो आपको अपने प्रपोजल को समराइज करना आसान होगा। लेकिन उसके अगर आप कीवर्ड्स शुरू में लिखना चाहते हैं तो लिख लें, उससे ये होगा कि आपकी जो थॉट्स हैं वो स्ट्रीमलाइन होती चली जाएंगी, आपको पता होगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। चैप्टर नंबर 3 है इंट्रोडक्शन। देखिए, आपने जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत लंबा नहीं लिखना, इसका 2000 वर्ड से 2500 वर्ड्स तक आपने लिखना है, जो कि 4 to 6 पेजेस मैं कहूँगी, इससे ज़्यादा आपने प्रोलॉन्ग नहीं करना, ठीक है। तो आपने 4 to 6 पेजेस की जितनी कैपेसिटी होती है आपने उसके मुताबिक अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना है। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। फर्स्ट, द बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि आपने बताना है व्हाई यू आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर रिसर्च। कि ये, जैसे मैं अपने प्रपोजल से अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस हैं क्या, ठीक है, आपने उसका कॉन्टेक्स्ट बताना है कि ये किस तरह से अफेक्ट करती हैं बंदे की माइंड को, बॉडी को, और ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है कि जो मेथड्स आप यूज़ करने के लिए जा रहे हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या इसका पर्पस है। इसके बाद आपने सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी बताना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी इंट्रोडक्शन के पार्ट का। वाई डू यू थिंक दिस स्टडी इज इम्पोर्टेंट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इसमें आपने स्टेटिस्टिकली, मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप स्टेटिस्टिक्स बताएंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरी स्टडी में मैंने बताया था कि NHS इतने मिलियन पाउंड जो है वो हर साल न्यूरोडिजेनरेटिव के जो पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट या उनकी केयर के ऊपर स्पेंड करता है, ठीक है। और हमारा ये एवरी सिंगल ईयर इसका जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी डिमांड जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है, हमारा रेवेन्यू जो है वो इसके ऊपर स्पेंड हो रहा है। अगर हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें तो हम कितना अपना रेवेन्यू जो है वो सेव कर सकते हैं, फंड्स हम अपने पास सेव रख सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल रेदर देन स्पेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट। तो अगर हम लोग जो अर्ली इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं रेदर देन ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल। तो मैंने वो स्टेटिस्टिकली जो है ना वो नंबर्स लिख के उसकी सिग्निफिकेंस और उसके रेफरेंस के साथ मैंने उसकी सिग्निफिकेंस बताई। तो ये सारी चीज़ें आपकी, ये 3 चीज़ें, बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ये आपकी आ जाएंगी इंट्रोडक्शन के सेक्शन में। सेक्शन नंबर 4, लिटरेचर सर्वे। The most important chapter in your research proposal is chapter number 4, literature survey. ये डिफाइन करेगा whether you are eligible for a funding or not. Honestly, जितना आपने अच्छा लिटरेचर सर्वे किया हुआ होगा उससे ये आइडिया होगा कि how much in-depth knowledge and understanding you have for the existing work that other people have already done. इसमें आपने क्या करना है, इसके लिए कैसे एक इफेक्टिव लिटरेचर सर्वे करते हैं मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन इसमें आप इतना समझ लें कि आपने जो डिफरेंट रिसर्चेस हैं उनका जो एग्जिस्टिंग वर्क है आपने उसको रिव्यू करना है। डिफरेंट पोर्टल्स हैं उनके बारे में, जैसे साइंस डायरेक्ट है, IEEE एक्सप्लोरर है, स्प्रिंगर है, नेचर है, आपने उनकी वेबसाइट पे जाके देखना है, वो कीवर्ड्स जो आपने लिखे थे वो डाल के उनमें सर्च करना है कि जो लोगों ने ऑलरेडी काम किया है वो किस तरह से किया है। आपने उनके काम को क्रिटिकली एनालाइज करना है। जब मैं क्रिटिकली एनालाइज करने की बात करती हूँ तो आपने उनके गुड पॉइंट्स भी लिखने हैं जो कि मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट्स हैं, और क्रिटिकली आपने देखना है कि क्या उन्होंने मिसिंग है, क्या उन्होंने नहीं किया, और मिसिंग एरियाज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें, जो कि जितनी आप गैप्स को लिखेंगे वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी कि व्हाई यू वांट टू डू अ PhD। अब चलते हैं जनाब चैप्टर नंबर 5 की तरफ। इस चैप्टर में आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। आपने सारा कुछ भी एनालाइज कर लिया, सारा कुछ देख लिया, अब आपको ये पता चल गया व्हाट आर द एम्स ऑफ योर स्टडी, व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू। गोल एक होता है, उसको अचीव करने के लिए जो स्टेप्स आप करते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इसमें इस चैप्टर में लिख लेने हैं, और वो आपने 3 to 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आपने नहीं लिखने, ठीक है, 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, इससे ज़्यादा। इसके बाद है चैप्टर नंबर 6,
चैप्टर कह लें या सेक्शन कह लें, वो है रिसर्च क्वेश्चंस का, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अब तक जितना भी काम किया है, अब आपने ये बताना है कि मैं अपने प्रपोजल में या जो मैं अपनी डिग्री है, जो मैं अपना पीएचडी, उसमें क्या करने जा रहा हूँ, मैं किन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करूँगा अपनी पीएचडी के दौरान। आपने रिसर्च क्वेश्चंस में अगेन अपने तमाम स्टूडेंट्स को कहती हूँ 3 to 4 रिसर्च क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। आप उनको फिर सब क्वेश्चंस में कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन 3 मेजर रिसर्च क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी ही स्टडी की बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि रिसर्च क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द न्यूरोडिजेनरेटिव पेशेंट्स। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि न्यूरोडिजेनरेटिव या डिमेंशिया के पेशेंट्स के ऊपर इफेक्ट होते हैं। इसी तरह से मैं एक अपना सेकंड जो है वो रिसर्च क्वेश्चन तैयार कर सकती हूँ, व्हाट आर डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स दैट कैन हेल्प अस इफेक्टिवली प्रिडिक्ट द अल्जाइमर्स और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस। तो ये मेरा दूसरा रिसर्च क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आपने अपनी स्टडी से रिलेटेड 3 to 4 रिसर्च क्वेश्चंस लिख लेने हैं जिनका आपने आंसर देना है। सेक्शन नंबर 7, प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी। देखिए, आपने सारी इंफॉर्मेशन उनको दे दी कि ये प्रॉब्लम है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव हैं, ये मेरे रिसर्च क्वेश्चंस हैं, मैं क्या करने जा रहा हूँ। प्रपोज मेथोडोलॉजी क्या है, मैं कैसे करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने वो कौन से प्रोसीजर, स्ट्रेटजीज, तरीके, वेज अडॉप्ट करने हैं कि मैं इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। फॉर इंस्टेंस, मैंने रिक्वायरमेंट एनालाइज कैसे करनी है कि मेरी थीसिस की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं उसके लिए केस स्टडी करूंगा, केस स्टडी एनालाइज करूंगा या मैं इंटरव्यूज करूंगा। ठीक है, कौन सा मैं तरीका अडॉप्ट करूंगा, मैं डाटा किस तरह से कलेक्ट करूंगा। ठीक है, चूंकि मेरे सेंसर से रिलेटेड डाटा था, हम लोगों ने वो इलेक्ट्रोड्स लगा के ब्रेन के साथ वो हम लोगों ने डाटा एक्सट्रैक्ट किया था, लेकिन आप किस तरह से करेंगे, हाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट द डाटा, हाउ आई एम गोइंग टू एनालाइज द डाटा, क्या टेक्निक मैं यूज करूंगा, मेरा डाटा कैसा होगा, क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। आपने ये सारे तरीके, आपने ये सारी चीजें आपने प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी के अंदर लिखनी है। सेक्शन नंबर 8 में आपने अपनी नॉवल कंट्रीब्यूशंस बतानी है। नॉवल कंट्रीब्यूशंस इसलिए क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेंट द व्हील अगेन। जो लोगों ने ऑलरेडी काम कर लिया, आपने वो काम नहीं करना। पीएचडी मीन्स यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एग्जिस्टिंग वर्क। आपकी कंट्रीब्यूशंस क्या है, वो आपकी नॉवल कंट्रीब्यूशन जो आपने काम किया है उसके बारे में आपने इस सेक्शन के अंदर लिखना है कि मेरा काम किस तरह से नॉवल है जो कि इससे पहले लिटरेचर में मिसिंग था, लेकिन मैं अपनी टेक्निक से या मैं अपने मेथड से या मैं अपनी अप्रोच जो है वो अप्लाई करके न्यू नॉलेज जनरेट कर रहा हूँ जो कि मोर इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। सेक्शन नंबर 9, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस। आपने जितना भी अपना लिटरेचर लिखना है, आपने तमाम लिटरेचर का रेफरेंस प्रोवाइड करना है कि कहाँ से आपने वो आर्टिकल लिया। ठीक है, और उसके आखिर में सेक्शन नंबर 10 होगा जो कि होगा आपका वर्क प्लान, टाइमलाइन ऑफ योर स्टडी। टाइमलाइन या टाइम स्केल आपका 3 to 4 ईयर्स, तमाम कुछ यूनिवर्सिटीज में 3 ईयर की पीएचडी होती है, मैंने 3 ईयर्स में की थी, कुछ ने कुछ की 4 ईयर्स की होती है। तो जितनी भी वो टाइम प्लान है, टाइम स्केल जितना भी है, टाइमलाइन जितनी भी है, आपने उसका एक प्लान करना है कि मैंने अपना जो रिसर्च जो प्रपोजल मैंने लिखा है उसको कितनी देर में, कौन कौन से सेक्शन मैंने कितनी कितनी देर में कंप्लीट करने हैं। तो आप वो सारा टाइमलाइन जो है वो आप उसके एंड में लिख देंगे। तो जनाब, ये आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि मैंने वो एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जो कि 10 सेक्शंस पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए इस स्ट्रक्चर की, तो आपने नीचे कमेंट्स में जाके सिर्फ इतना लिख देना है, आई वांट अ कॉपी ऑफ रिसर्च प्रपोजल स्ट्रक्चर। अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिएगा, मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया होगा उनको इसकी कॉपी सेंड कर दूंगी। इसके अलावा प्लीज़ वॉच करते रहिए आप इस चैनल को। मेरी फर्दर वीडियोस से रिलेटेड इससे रिलेटेड आएंगी जो कि हाउ टू गेट और हाउ टू विन अ पीएचडी स्कॉलरशिप इन यूके। आप अपना भी ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।